Welcome students. Today we will discuss the poem How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. अगर इस शब्द पे ध्यान दो, यहाँ पे ये जो टेल है, इस टेल को अगर आप टेल के जगह आइडेंटिफाई लिख दो या रिकॉग्नाइज लिख दो, ठीक है ना। आइडेंटिफाई लिख दो या रिकॉग्नाइज लिख दो, तो ये पोएम का अर्थ पूरा क्लियर हो जाता है। मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल्स, यही है इस पोएम में। ये कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखा गया है। एंड हम लोग आगे एक एक करके इसके अलग अलग पर्सपेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, विच एनिमल इज दिस, ये कौन सा एनिमल है। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस एनिमल, क्या तुम इस एनिमल को रिकॉग्नाइज कर सकते हो? डेफिनेटली नॉट। आई विल टेल यू, दिस इज हाइना, जिसको कि हिंदी में बोलते हो लकड़बग्घा। ये गांव देहात के बच्चे इसको पहचान लेंगे, बहुत आयत में पाया जाता है। तो कभी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ रिकॉग्निशन करने में। कभी कभी क्या होता है, तो आप जंगल घूमने जाते हो तो आप कुछ एनिमल्स आ जाते हैं ऐसे छोटे और बड़े, जिसको कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो। तो इस कविता में यही कवि बताते हैं कि किस तरह से हम अलग अलग एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये एक ह्यूमरस पोएम है, बहुत ही सुंदर और ह्यूमरस पोएम है, जिसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। लेट अस डिस्कस द पोएम इन डिटेल एंड पे अटेंशन। द फर्स्ट स्टांजा, before discussing, let us discuss about the poet. The name of the poet is Caroline Wells. She was born on 18 June 1862 and died on March 26, 1942. She has written over 170 books. She is a very famous writer and poet. First of all, let us see this picture. ये पिक्चर्स को ध्यान में देखो। क्या ये पिक्चर्स किसका है, आप रिकॉग्नाइज कर लोगे? ये लॉयन है ना। तो लॉयन को पहचानने का कवि किस तरह से बताते हैं, उसी के बारे में अगले स्टांजा में वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग स्टांजा। लेट अस सी दैट स्टांजा। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो ये है, this is the stanza. What does the poet say in this? Let us discuss it a little detail. See, if ever you should go by chance, अगर by chance आप जाते हो कहाँ पे? To jungles in the east. ईस्ट के पूरब की ओर जो जंगल है, मतलब हमारे इंडिया में है जो जंगल्स, हमारे इंडिया को भी ईस्ट बोलते हैं ना, ईस्ट साइड में है। तो ये टू जंगल्स इन द ईस्ट, ईस्ट की ओर जाते हैं। तो इफ देयर, और वहां पे क्या होता है, शुड यू टू एडवांस, एंड शुड यू टू एडवांस टू यू। अब ये इसके यहाँ पे इन्वर्सन का शुड टू यू एडवांस। अगर इसको इस तरह से लिखता है, एंड इफ देयर if there advance to you, ऐसे करके एडवांस, इफ देयर एडवांस टू यू ऐसे करके रहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा राइमिंग लाने के लिए क्या प्रयोग किया गया, इफ देयर शुड टू यू एडवांस। तो यहाँ पे इन्वर्सन जो है, इस जगह पे इन्वर्सन का प्रयोग किया गया। बोलते हैं कि क्या, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर तुम्हारे तरफ कोई एडवांस करते हुए आ रहा है, क्या, कौन? ए लार्ज एंड टॉनी बिस्ट, येलोइश ब्राउन कलर का बिस्ट मतलब जानवर है ना, जंगली जानवर। अगर तुम्हारे तरफ एडवांस करते हुए आ रहा है, एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और इस तरह से
गुर्राता है जैसे कि तुमको लग रहा है कि तुम मर जाओगे, तो यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो तुमको पता चल जाएगा ये कौन है, एशियन लायन। तो इस तरह से स्टांजा में देखो कि ये जो राइमिंग स्कीम हम देखते हैं, इसको हम ए मानते हैं, ये वाला पार्ट को ए मानते हैं, ठीक है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, फिर ये और चांस और एडवांस एक तरह का है तो इसको फिर हमने ए मान लिया, और ईस्ट और बीस्ट एक तरह का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ये तो बंदी वाला शब्द है तो इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर डाइंग, लायन और लायन ये सी सी, इस तरह ये राइमिंग वर्ड्स है। तो इस तरह से इसका राइमिंग वर्ड्स के राइमिंग स्कीम क्या हो जाता है, ए बी सी सी। तो इसी तरह से पोएम में हम आगे देखेंगे प्रत्येक स्टांजा का यही राइमिंग स्कीम है। तो ये है कि एशियन लाइन को किस तरह से पहचाना जाता है, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखो, ये देखो ये बंगाल टाइगर है। अब बंगाल टाइगर को पहचानने के लिए कवि किस तरह से प्रयोग करते हैं, ये हम नेक्स्ट स्टांजा में देखते हैं। लेट अस सी हाउ the poet tells us to recognize the Bengal tiger. Or if sometime when roaming around, or if sometime when roaming around, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो दिस इज द पोएम। ये लाइन जो है ये क्या बताता है कि बंगाल टाइगर्स को किस तरह से हम पहचान सकते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल मतलब हाई बॉर्न एरिस्टोक्रेटिक होता है, डाइसर्न मतलब रिकॉग्नाइज होता है, और क्या रोमिंग मतलब इधर उधर घूमना, रोमिंग मतलब घूमना। तो देखो इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर तू घूमते हुए कुछ समय पहले, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक एरिस्टोक्रेटिक बहुत ही शानदार और कुलीन जानवर तुम्हारा स्वागत करे। तुमको कैसा जानवर होगा, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, उसका जो ब्लैक रंग का जो धारीदार धारी पूरा बना होगा, और उसका चमड़ा का येलो, उसका जो चमड़ा का येलो ग्राउंड, यहाँ चमड़ा के लिए उसका स्किन के लिए आया है, पूरा बॉडी के लिए वो येलो कलर का होगा। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान से देखना जब तुमको वो खा रहा होगा। इट इज ह्यूमरस लाइन यहाँ पे प्रयोग किया गया, जब तुमको खा रहा होगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न, ये रूल तुमको पहचानने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, टू रिकॉग्नाइज द बंगाल टाइगर। रोमिंग राउंड, अब यहाँ पे थोड़ा लिटरेरी डिवाइस देखो, ये तो राइमिंग स्कीम सबका सेम होगा। अब रोमिंग आर और आर का बार बार प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। जब स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट्स का दो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, ये एलिट्रेशन है यहाँ पे। नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यहाँ पे जो बीस्ट का जो है ये देखो ही यहाँ पे क्या हुआ, ही से क्या पता चलता है, ये बीस्ट को हम क्या पर्सनिफाई कर रहे हैं, एज अ पर्सन प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। तो ये स्टांजा, दिस स्टांजा टेल्स अस टू हाउ टू रिकॉग्नाइज अ टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टांजा की ओर बढ़ते हैं। अब हम पिक्चर्स देखेंगे, वी विल सी द पिक्चर एंड दैट सेम थिंग विल बी डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट स्टांजा। सो पे अटेंशन हियर, you can see the picture. Did you recognize it? Which animal is this? This is a leopard. ये चीता जिसको बोलते हैं, this is a leopard. Now how does the poet tell us to recognize, how we will be able to recognize a leopard? Let us see here. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. See?
स्ट्रॉलिंग फॉर्थ, अगर तुम वॉकिंग कैजुअली, वो स्ट्रॉलिंग मतलब क्या होता है, कैजुअली आगे चलते हुए, ए बीस्ट यू व्यू, एक जानवर तुम देखते हो, यू व्यू ए व्यू हुज हाइड, हाइड मतलब स्किन, हाइड मतलब क्या होता है, स्किन, ये हाइड मतलब स्किन, ठीक है, चमड़ा, विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, वो काला काला तक्का पड़ा रहता है, पेपर हियर इट मींस स्पॉट्स, पूरा शरीर में उसका, जैसे कि ये लेपर्ड में मैंने देखा ना, लेपर्ड में ये जो काला काला, ये देखो इधर, इसको बोलते हैं पेपर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लो, ये जो इसका ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ये पेपर, ठीक है। तो ये पेपर्ड जो है, ये काला काला तख्ता जो है, इसको बोलते हैं, तो वही बोलते हैं हुज ये पेपर्ड, एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही तुम्हारी ओर छलांग मारेगा, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तुमको पता चल जाएगा ये लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ये कोई फायदा नहीं होगा, तुम चीखोगे, गुर्राओगे दर्द से। ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, तुमको लेके छलांग मारते हुए जंगल में चला जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉलिंग मतलब होगा वॉकिंग कैजुअली, फोर्थ मतलब फॉरवर्ड, हाइड मतलब स्किन ऑफ एनिमल, पेपर्ड मीन्स स्पॉट्स, लेफ्ट मीन्स जंप टुवर्ड्स समवन। तो strolling for the beast you view, whose hide with spots is peppered. Now let us move to the next stranger. What do you see? It is a bear. ये भालू है, ठीक है। तो ये भालू के बारे में we will the poet will tell how to recognize a bear in a jungle. Let us see how he describes it. If when you are walking around your yard, यार्ड मीन्स आंगन है ना, बैकवर्ड एरिया, लॉन एरिया ऑफ ए हाउस, अब आंगन में जंगल के किनारे तुम्हारा गांव है और तुम वहां पे घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, तुमको वहां एक क्रिएचर मिलता है, एक जीव मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुमको जोर से गले लगाता है, बी श्योर इट इज ए बेयर, एकदम समझ जाना कि ये क्या है, बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर तुमको फिर भी कोई डाउट्स है, आई गेस, मुझे लगता है, मैं अनुमान करता हूँ, आई हियर स्टैंड्स फॉर द पोएट, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरस, उसको तुमको एक फिर जेंटल टच और एक बार दे देगा। सो दिस इज अ वेरी ह्यूमरस लाइन which tells us and according to the poet the way in which we can recognize a bear. Now let us move to the next stanza. In this stanza you can see the two picture, one is crocodile and then is hyena, लकड़बग्गा और मगरमच्छ। both have some similarities, जो मुंह खोलता है तो एक दूसरे जैसा ही लगता है ना। तो let us see how the poet tells us to recognize hyena and crocodile. Though to distinguish beasts of prey a novice might none plus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Now, though to distinguish beasts, distinguish मतलब क्या होता है, differentiate beasts of prey, जो शिकार करने का जो वो जानवर होता है, उसको ये शिकार करने में नौविस नौसिखुआ, जो नौसिखुआ आदमी होता है, नोविस माइट नन प्लस, वो कंफ्यूज हो जाए। नन प्लस मतलब यहाँ क्या होता है, कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो ये नन प्लस मतलब होता है कंफ्यूज, मतलब आज जो नौसिखुआ है, ये बिस्ट, ये जो शिकार करने वाले जो जानवर हैं, इनको पहचानने में, डिस्टिंग्विश करने में जो है ना, वो उनको दिक्कत हो, कंफ्यूज्ड हो जाए वो। The crocodile you always may tell from the hyena thus. How to differentiate between a crocodile and a hyena? ऐसे तो हम पहचान सकते हैं, but the poet बोलते हैं कि crocodile और hyena को किस तरह से हम लोग differentiate कर सकते हैं। According to the poet, hyenas come with merry smiles. hyena जो लकड़बग्गा होता है, वो ऐसा लगता है कि हरदम हंस रहा है, merry smiles है, but if they weep, they are crocodiles. और अगर वो रो रहा है तो समझ जाना क्रोकोडाइल्स है। दिस इज नॉट द वे एक्चुअली टू डिस्टिंग्विश, यू कैन डिस्टिंग्विश इन अदर वे ऑल्सो, बट दिस इज द वे अकॉर्डिंग टू द पोएट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस हाइना एंड क्रोकोडाइल।
Now you can see here, this is a lizard, chameleon. Chameleon, how to recognize a chameleon? You must have seen this in your backyard or in your boundary wall, and even in small bushes. This reptile is very, very common. Now, according to the poet, how to differentiate this? The true chameleon is small, a lizard sort of thing. The poet says जो chameleon जो होता है वो एक जैसा lizard गिरगिट की तरह होता है, just like गिरगिट and chameleon there little difference, लेकिन lizard और गिरगिट chameleon एक ही तरह का चीज है. He hasn't any ears at all. इसका जो है कान नहीं होता है, not a single wing, और कोई पंख भी नहीं होता है. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अगर तुमको कुछ भी नहीं दिखे पेड़ पे तो समझ जाना क्या है, कैमिलियन है. तो ये है पोएम है पूरा. और पोएम्स का ये देखो को ये जो बीस्ट ऑफ प्रे एन एनिमल दैट हंट्स अदर एनिमल्स फॉर फ्री नन प्लस, ये इसके पहले वाला स्टांजा का वर्ड मीनिंग है. ठीक है, ये वाला जो वर्ड मीनिंग है इसके पहले वाला स्टांजा का मीनिंग है. यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया है, दिस जस्ट बिफोर दिस स्टांजा. ये बीस्ट ऑफ प्रे, डिस्टिंग्विश, ये सब का मैंने, दिस इज नॉट ऑफ दिस स्टांजा, ये इस स्टांजा का मीनिंग नहीं है. तो मैंने इसका मीनिंग आपको बता दिया अभी. अब नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टांजा. व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट? ये पोएम किस चीज के बारे में है? इट इज वेरी इजी, यू कैन टेल the poem. Let us see. In this poem, the poet has explained the characteristics of various wild animals in a very funny way. जो अलग अलग जानवर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके फीचर्स है, उसको बहुत अच्छे तरीके से कवि ने मजाकिया लहजे में बताया है. She has used language in a way that it generates humor. इसने भाषा का इस तरह से इस्तेमाल किया है कि इसको पढ़ने में मजा आता है, हंसी आता है. She is introducing the reader to various kinds of wild animals. कौन कौन एनिमल्स के बारे? एशियन लायन, बंगाल टाइगर, बेयर एंड कैमिलियन, क्रोकोडाइल्स, ये सब के बारे में उन्होंने बताया है. तो ये इस पोएम में ऐसा कुछ है नहीं. तो देखते हैं कि राइमिंग स्कीम्स इसके क्या क्या, ये लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन है. तो राइमिंग स्कीम के बारे में मैंने पहले बताया था, ABABCC, ये इसका राइमिंग स्कीम है. और ये पूरा स्टांजा में, सारे स्टांजा में इसी तरह की राइमिंग स्कीम है. इंजेबमेंट का प्रयोग किया गया है कहीं कहीं पे, सेंटेंस का बिना कॉमा और फुल स्टॉप के बाद ही आदि का प्रयोग किया गया है. अब इन्वर्सन, जैसे सीधा सी इन्वर्सन क्या होता है, हम सीधा सीधी जो वाक्य लिखते हैं उस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिख के वर्ड का ऑर्डर जो है सो चेंज कर देते हैं राइमिंग स्कीम को सूट करने के लिए. तो वो इन्वर्सन है. यहाँ पे चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ ए सेंटेंस, जैसे देयर सूट टू यू एडवांस, इसके बारे में मैंने चर्चा की है. और एक दो जगह इन्वर्सन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है. एल्यूजन, एल्यूजन क्या है कि किसी का फेमस चीज के बारे में, दृष्टांत के बारे में यहाँ पे बताना, जैसे एशियन लायन, बंगाल टाइगर, इसका एल्यूजन यहाँ पे दिया गया है. अब कॉन्सोनेंट्स का भी प्रयोग किया गया. कॉन्सोनेंट्स क्या होता है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड जो बीच बीच में लगातार क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स के साथ एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग होता है, तो वहां पे कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग हम बोलते, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. जैसे जी साउंड का प्रयोग सिंगल विंग है ना, लास्ट स्टांजा में प्रयोग किया गया जी और जी बार बार का. एसोनेंस का वावेल साउंड ओ, वावेल साउंड का जो वर्ड में क्लोजली कनेक्टेड वर्ड में एक सेंटेंस में एक ही वावेल साउंड का बार बार प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसोनेंस बोलते हैं. तो जैसे कि यू, शुड, गो, यहाँ पे देखो यू, ओ, गो, शुड टू यू. दूसरा वाक्य जो है शुड टू यू रोर्स. तो ये इसमें ओ का बार बार एक ही लाइन में बार बार एक ही जो है सो वावेल का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे वो बोलते हैं एसोनेंस. पर्सोनिफिकेशन, तो एनिमल्स को ही और सी करके यहाँ रेफर किया गया, पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब उसमें पुरुष या स्त्री का गुण डाल के इस तरह बताया गया कि ये पुरुष या स्त्री है, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. बहुत सारे स्टांजाज में हमने देखा
यहाँ पे ही और सी एनिमल्स को रेफर किया गया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन का भी यहाँ प्रयोग किया गया है। एलिट्रेशन का यहाँ पे बहुत जगह पे प्रयोग किया गया है। तो एलिट्रेशन एक्चुअली है क्या? एलिट्रेशन होता है क्लोज बिगिनिंग में क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो। जैसे द वर्ड का बिगिनिंग में एक ही कॉन्सोनेंट से जब वर्ड शुरू होता है, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स, तो उसको क्या बोलते हैं? हम एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे रोमिंग राउंड, तो रोमिंग पे आर और आर ये दो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है लाइन में, और आर यहाँ पे भी है और आर यहाँ पे भी, और ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से यहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। सेकेंड स्टांजा में यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन एच इन द बिगिनिंग ऑफ टू वर्ड्स। सेकेंड स्टांजा में भी ही और हैज, एच और एच दोनों क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है, कॉन्सोनेंट से शुरू हुए, यहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। उसी तरह डब्ल्यू साउंड का व्हेन वॉकिंग, यूज ऑफ एच साउंड इन हु हग्स, यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप के बी साउंड इन बी बेयर, इस तरह से एच साउंड इन ही हैजंट, इस तरह से यहाँ पे एलिट्रेशन है तो एच से ही शुरू होता है। रेपिटेशन, यूज ऑफ लेफ्ट वर्ड इन द लास्ट लाइन, थर्ड स्टांजा में बार बार लेफ्ट लेफ्ट का प्रयोग किया गया है। अब एक चीज ध्यान में रखना कि एलिट्रेशन जो साउंड पे हम जाते हैं, वर्ड पे नहीं जाते हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग एलिट्रेशन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानते हैं। तो देखो ये एक स्टांजा मैंने दिया है, इफ एवर you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Now who is the poet of this poem? ये पहला क्वेश्चन है। For whom does he stand in the poem? दूसरा है what is the rhyming scheme of the stanza? ये तीसरा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर्स क्या होता है। देखो, who is the poet of this poem? Caroline Wells is the poet of this poem. For whom does he stand in the poem? He stands for the Asian lion. What is the rhyming scheme of the stanza? A, B, A, C, C is the rhyming scheme of the poem. Thank you. Have a